हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड हैं दोस्तों, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रोज़ शाम को 7 बजे हमारी ये क्लास होती है दोस्तों, रोज़ डेली शाम 7 बजे। और ये क्लास 14 है हमारी दोस्तों, तो 14वीं क्लास है ये दोस्तों। जीके जीएस को रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर एग्जाम्स हैं जैसे केवीएस है, सुपर टेट है, एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों यह वीडियो। तो सेशन को स्किप ना करें, सेशन तक बने रहें। इस सेशन में टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा दोस्तों, जिससे कि जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उनको भी क्लियर किया जाएगा। तो सेशन में बने रहें, अच्छे से ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में संबंधित है? तो कौन सा आयोग है? ऑप्शन ए है दोस्तों पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है और आप ऑप्शन को हमें कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट का ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो सी। डी, आप हमें कोई भी ऑप्शन लिखकर कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को साथ लगाकर दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन देख लिया जाएगा। अगर आपका उत्तर सही है तो वह आपको चैनल की तरफ से लाइक किया जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप भेजते रहिए अपने क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है आप बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1857 का जो विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित जो आयोग था दोस्तों, वह पील आयोग था। कौन सा दोस्तों? पील आयोग। अब पील आयोग की बात करते हैं तो पील आयोग जो है दोस्तों, वो 1857 के विरोध के दमन के बाद इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन था दोस्तों 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में पील आयोग का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना की थी वह दोस्तों कब की थी? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949 को, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1956 को, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1961 को, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966 को। तो 4 अगस्त को की थी और सन आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 4 अगस्त 1949, ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर है इस दूसरे क्वेश्चन का। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वह 1948-49 यानी 4 अगस्त 1949 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों यह किस पर आधारित थी? तो जो प्रोफेसर थे दोस्तों, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस जो प्रोफेसर थे दोस्तों, उनके मॉडल पर अध्यक्षता में आधारित थी दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना हुई थी यह पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वह पीसी महालनोबिस ही थे। राष्ट्रीय आय समिति क्या करती है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है दोस्तों वह किस राज्य में है आपको बताना है। अगर आपने पिछला वाला सेशन हमारा देखा है तो आप इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, 4 में से आपका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से आप आंसर अपना भेज दीजिए कि हम्पी का जो खुला संग्रहालय है दोस्तों वह कहाँ पर है। तो और ये हम्पी है क्या? हम्पी है क्या दोस्तों? तो हम्पी की जो खुला संग्रहालय है दोस्तों वह ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। कर्नाटक राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय है। हम्पी
की अगर बात की जाए तो दोस्तों हम्पी विश्व विरासत स्थल में शामिल है और यह विजयनगर साम्राज्य जो कर्नाटक साम्राज्य था, हम्पी से ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं दोस्तों। हम्पी शहर के निकट से ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं, जिसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और कर्नाटक साम्राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों, वह दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने, जिसका पहला जो शासक था दोस्तों वह हरिहर था। आपको ये याद रखना है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1336 में हुई थी। मैं पिछले सेशन में भी आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यदि आप इन जो सेशन में करा रहा हूँ इनके यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको ये सभी पीडीएफ के तौर पर आपको मुहैया करा दिए जाएंगे दोस्तों, और आप इन्हें वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों चौथा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ से में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी मैसूर। तो किसको सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था 1947 में? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को 1947 में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक भारतीय संघ में मिलाया गया था। किस में मिलाया गया था दोस्तों? भारतीय संघ में मिलाया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो है दोस्तों यह तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों। फिलहाल में वर्तमान में है जो तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना का जो दोस्तों जो नया राज्य बना था तेलंगाना, तो वह 2014 में बना था दोस्तों। कब बना था? 2014 में, 2 जून को 2014 में यह तेलंगाना राज्य बना था। इस तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह के चंद्रशेखर राव हैं। सीएम कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव हैं दोस्तों सीएम जो हैं। और इसके जो गवर्नर हैं दोस्तों राज्यपाल जो हैं दोस्तों वो सौंदर राजन हैं इसके राज्यपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर तेलंगाना की बात की जाती है दोस्तों, यह 11वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या के तौर पर बात की जाती है दोस्तों, यह तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ये आपको याद रखना है। तो सैन्य कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक भारतीय संघ में मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था दोस्तों? हैदराबाद को मिलाया गया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों भारत की। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1858। 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 1833। भारत में बसने और भूमि खरीदने की जो अनुमति मिली थी वो 1833 में मिली थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय कौन था दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय जो था, सेकंड जो था, उसने क्या काम किया था दोस्तों? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने क्या काम किया था? 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशों में युद्ध लड़ने की और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दी थी। क्या तो दोस्तों 1670 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने की और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसने दी थी दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय ने। और भारत में इसको अनुमति मिली थी 1833 में। ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी में राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। 4 ऑप्शन है दोस्तों। 4 में से एक आंसर आपको कमेंट करना है और एक करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों जो
किलो खरी थी, उसको कैलूगढ़ी के नाम से जाना जाता था, तो उसके राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसको बाद में अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। तो वह था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। ये आपको याद रखना है। अब जो दोस्तों मानते हैं कि खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी वो गुलाम वंश के बाद, यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक को हराने के बाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1290 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1290 में हुई थी। जो जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों वह खिलजी वंश का संस्थापक था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों वह गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश को खत्म करके ही खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी। आपको ये याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो कौन से ऐसे 5 अनुच्छेद हैं उनमें समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 से 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 9 से 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 से 21। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों, ये मूल अधिकार जो है हमारे 12 से लेकर 35 तक जो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं उनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सभी को उसमें दिया गया है दोस्तों। तो जो फंडामेंटल राइट हैं दोस्तों उन्हें भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया है दोस्तों। और भाग 3 में दोस्तों 12 अनुच्छेद से लेकर 35 तक इनको समायोजित किया गया है, अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। और यह कितने हैं दोस्तों? यह मूल अधिकार जो थे दोस्तों, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बनाने के कारण, विधिक अधिकार बनाने के कारण कुल 6 अधिकार आप मूल अधिकार में शामिल रह गए हैं दोस्तों। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा एक संविधान जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर समानता का अधिकार की बात की जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं ऑप्शन सी तो किसके लिए है? समानता के अधिकार के लिए ऑप्शन सी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह 17 से 21 तक जो दे रखा है दोस्तों, यह किसके लिए है? तो 17 से 21 तक के लिए जो दोस्तों है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अब बात करता हूँ समानता की, तो समानता 14 से 18 हो गया। अब बात आती है स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता जो है 19 से दोस्तों 22 तक जाता है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है। अगला आता है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों, वह 23 से लेकर 24 तक जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह 25 से लेकर 28 तक आता है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है दोस्तों, वह 29 से लेकर 30 तक आता है दोस्तों, 29 से लेकर 30 तक आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है दोस्तों, वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इस तरह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 से 18 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की जो सामान्य अवधि है वह कैसे बढ़ाई जा सकती है, कब बढ़ाई जा सकती है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के आदेश से, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। किसके आदेश से लोकसभा की सामान्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है? यदि लोकसभा के पूर्ण वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्ष की लोकसभा हो चुकी है दोस्तों, उसको किस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? किसके
अधिनियम से या आदेश से उसको बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। तो लोकसभा की जो सामान्य अवधि है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो लोकसभा का जो दोस्तों कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की जो सीटें होती हैं दोस्तों वह 545 होती हैं, जिसमें से 543 निर्वाचित होकर जाते हैं और 2 जो लोकसभा सदस्य होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। 543 निर्वाचित होकर जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से और 2 को मनोनीत किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह एक अस्थायी सदन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अस्थायी सदन है। अब आपसे बात पूछी जाती है कि लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। क्या है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उस लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों? तो यह 17वीं लोकसभा चल रही है। कब तक चलेगी दोस्तों? यह 2019 से लेकर 2024 तक ये चलेगी 17वीं लोकसभा। दोस्तों यहाँ पर अब इसके क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करते हैं तो लोकसभा की सामान्य अवधि को कौन बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से इसकी सामान्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगर संसद अधिनियम पारित कर देती है कि लोकसभा का सामान्य अवधि बढ़ा दी जाए तो वह बढ़ा दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कौन सी वस्तु का उत्पादन उन्होंने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। 4 ऑप्शन है दोस्तों, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। ये आपको बताना है कि किसके उत्पादन में जो हड़प्पा वासी थे वह सर्वप्रथम थे, यानी सबसे पहले उन्होंने किसका उत्पादन किया था? तो दोस्तों यहाँ पर मुद्राएं भी थीं और कांसे के औजार भी थे, लेकिन उत्पादन नहीं किया था। मुद्राओं का उत्पादन नहीं किया था। कपास और जौ यहाँ पर इनका उत्पादन होता था दोस्तों। तो यहाँ करेक्ट आंसर है कपास। कपास का उत्पादन हड़प्पा वासी करते थे। सबसे पहले उन्होंने कपास का ही उत्पादन किया था। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वह दोस्तों वो दयाराम ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समय की ही सभ्यता है दोस्तों। और यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात आती है हड़प्पा से जुड़े हुए मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी दोस्तों वह राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा वासियों ने उत्पादन किया था वह कपास का उत्पादन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो कौन से राज्य हैं उनमें लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों। तो किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका इनमें से सभी राज्यों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? जो कुरान का पाठ करता था किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। और किसको कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कुरान का जो पाठ करता है उसको कुरान ख्वां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुरान ख्वां कहते हैं कुरान का पाठ करने वाले को। तो यहाँ पर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह कुरान का पाठ करता था दोस्तों। कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक? जो गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों। किस वंश का?
गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश का संस्थापक था तो यह किसका संस्थापक था दोस्तों, किसका गुलाम था, तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद यह 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो दोस्तों मृत्यु हुई थी वह पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह दोस्तों, और इसकी जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वह लाहौर इसकी राजधानी थी। ये आपको याद रखना है। क्या राजधानी थी दोस्तों, लाहौर। लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों, वह कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है। आपको बताना है दोस्तों, जो अनुच्छेद 370 है किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है दोस्तों। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 में से दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं अनुच्छेद 370 की। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा प्रदान करता था। आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा प्रदान करता था, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार ने अनुच्छेद 370 को वहाँ से हटा दिया है और विशेष दर्जा उसको जो प्राप्त था उसको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का वहाँ पर दोस्तों गठन किया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, और वहाँ पर अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। तो इसमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जो कि कोई सा ऐसा राज्य नहीं है भारत के अंदर जो उसे 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हो। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है दोस्तों, वह 2 राजधानियां होती हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में एक श्रीनगर होती है और एक जम्मू होती है। तो कौन सी शीतकालीन होती है, कौन सी ग्रीष्मकालीन होती है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 52वां। 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। और दोस्तों जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1976 में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था, 1976 में। इसके द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द और जोड़े गए थे। वह शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यह 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों प्रस्तावना में। तो वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों जोड़े गए थे। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो किस सूफी सिलसिले के अनुयायी थे वो आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंग से भरते थे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नक्शबंदी, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सत्तारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर आपका एक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नक्शबंदी
क्या करते थे दोस्तों, नक्शबंदी ऐसा करते थे। तो यानी कि जो सूफी सिलसिले के अनुयायी थे, आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उन्हें रंगों से भरते थे। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो नक्शबंदी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में मैंने आपसे पूछा था और आपने इसका आंसर बताया कि नहीं, लेकिन मैंने इसके फैक्ट्स भी बताए थे कि जो पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, वह कौन सी है। आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। यदि आपने हमारे पिछले सेशंस को अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आता है दोस्तों, और आप इसका आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन योजना आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय कैबिनेट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी वित्त आयोग। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से आपको सही आंसर बताना है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो दोस्तों वह राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक थी, जिसका लास्ट में कार्यकाल था दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसका 1951 से लेकर 1956 तक का कार्यकाल था। बात आती है योजना अवकाश की, तो 1966 से लेकर 1969 तक का 1966 से लेकर 1969 तक का जो कार्यकाल कहलाता है दोस्तों, उसे योजना अवकाश कार्यकाल कहते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि में सुधार के लिए थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो दोस्तों वह उद्योग धंधों में सुधार के लिए थी, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए उसका लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कि और योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब कोई भी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, अब कोई 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पंजाब के हिंदू शाही शासक राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो कौन हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाले हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी महिपाल। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें 4 में से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, कल्लर ने स्थापित किया था पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पंजाब की। किसकी बात दोस्तों, पंजाब की। तो पंजाब की जो दोस्तों वर्तमान राजधानी है वह चंडीगढ़ है। कौन सी है दोस्तों, चंडीगढ़ है। और जो पंजाब के जो सीएम हैं दोस्तों, सीएम हैं वह भगवंत मान है। भगवंत मान कौन है दोस्तों, भगवंत मान पंजाब के जो वर्तमान में सीएम हैं। और अगर राज्यपाल की बात की जाती है तो दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित इसके राज्यपाल हैं दोस्तों, किसके, पंजाब राज्य के। और इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, तो वह 1 नवंबर 1966 में पंजाब राज्य का दोस्तों गठन हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों इसका 19वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 16वां स्थान है पंजाब राज्य का दोस्तों। और इसकी जो राजभाषा है दोस्तों वह पंजाबी है। तो पंजाब से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं दोस्तों क्लियर हैं। सीएम भगवंत मान हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां राज्य है। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर ने, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की समाधि धारण की। तो किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की समाधि धारण की थी। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों मिहिर भोज, मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं मिहिर भोज की। तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का राजा था दोस्तों। कहाँ किसका राजा था, प्रतिहार वंश का राजा था। ये आपके ऊपर लिखा हुआ है कि मिहिर भोज शासक था प्रतिहार वंश का, जिसकी राजधानी दोस्तों कहाँ थी, कन्नौज जिसकी राजधानी थी दोस्तों, कन्नौज
क्या थी दोस्तों? राजधानी थी प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज की। इन्होंने दोस्तों 49 वर्षों तक अपना शासन काल किया था दोस्तों, शासन किया था। और ये 6वें गुर्जर प्रतिहार राजा थे दोस्तों। कौन से गुर्जर प्रतिहार राजा थे? तो 6वें गुर्जर प्रतिहार राजा थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आदिव राह की जो उपाधि धारण की थी वो मिहिर भोज ने की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थीं? तो जो विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में जो समितियां नियुक्त की गई थीं उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? बताना है आपको। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। 4 यहाँ पर ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थीं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 13 समितियां नियुक्त की गई थीं। कितनी समितियां? 13 समितियां नियुक्त की गई थीं, जिसमें सबसे प्रभावी जो समिति थी दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति। कौन सी दोस्तों? प्रारूप समिति जो थी वह सबसे महत्वपूर्ण थी दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने ही इस समिति का गठन किया था। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसमें जो कुल व्यक्ति थे वह 7 व्यक्ति थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे दोस्तों और 6 सदस्य थे दोस्तों। क्या थे? एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में 13 समितियां नियुक्त की गई थीं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से इसका कमेंट करिए आप आंसर कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार प्रसिद्ध था, या दक्षिण भारत, या गुजरात, या असम। दोस्तों यदि इस सेशन का आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इसी तरह के सेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको फैक्ट टू फैक्ट जानकारी आपको मिल सके। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है दोस्तों, तो इसको स्किप ना करें, पूरा सेशन ज़रूर देखें। 20 क्वेश्चंस की बात रहती है और आधा से 30 से 45 मिनट के अंदर ये सेशन ख़त्म हो जाता है, जिसमें कि भरपूर जानकारी आपके लिए मिलती है दोस्तों। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है। ऑप्शन बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार को ही अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार की। तो बिहार में जो अभी CM हैं दोस्तों, उन CM की बात करते हैं तो नीतीश कुमार इसके CM हैं बिहार के। नीतीश कुमार कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार बिहार के CM हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं। और जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं दोस्तों, वह फागू चौहान हैं। फागू चौहान हैं दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर किसी बात की जाती है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो दोस्तों यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। ये आपको दोस्तों फैक्ट हैं, ये याद रखने हैं। और बिहार की आपको राजधानी ज़रूर पता होनी चाहिए। तो पटना बिहार की राजधानी है दोस्तों, जिसको 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 दोस्तों पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और अब पटना के नाम से जाना जाता है, तो वह बिहार की राजधानी है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों? यदि आपने सेशंस देखे हैं तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे।
4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह ने दिया था, तात्या टोपे ने दिया था, या लक्ष्मीबाई ने दिया था, या मंगल पांडे ने दिया था? तो दोस्तों जो कुंवर सिंह थे वह बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। तात्या टोपे थे, इन्होंने दोस्तों कानपुर में किया था। लक्ष्मीबाई जो थी इन्होंने दोस्तों झांसी में किया था। और मंगल पांडे जो थे इन्होंने बैरकपुर में किया था। दोस्तों बंगाल की जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे दोस्तों मंगल पांडे। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया। बलिया जो दोस्तों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है बलिया, उसमें इनका जन्म हुआ था दोस्तों मंगल पांडे का। और इन्होंने 1857 में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों। और जो बलिदान था दोस्तों कब दिया था? 8 अप्रैल को इनको फांसी लगा दी गई थी। इन्होंने बहिष्कार कर दिया था चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग करने से। तो इन्होंने इनको इनका 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल हुआ था और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई थी 1857 में। तो दोस्तों ये सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर भारत में इनको फांसी लगा दी गई थी। तो दोस्तों यह थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। बाकी का और भी एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो फैक्ट मिलते हैं दोस्तों वह और एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होते हैं और क्वेश्चन भी और एग्ज़ाम्स में आते हैं दोस्तों। तो सेशन को ज़रूर देखा करें। शाम को 7 बजे प्रतिदिन आपको यह सेशन मिलता है दोस्तों। और स्किप बिल्कुल मत किया करो दोस्तों, क्योंकि स्किप करने से आपके कोई भी फैक्ट रह सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाएं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनसे लाइक मिले और वह भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।